नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का MPPSC उत्कर्ष में। माय नेम इज़ पूजा द्विवेदी एंड टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ आदित्य L1 एंड द रीसेंट टोटल सोलर इक्लिप्स दैट अकर्ड। आप यकीन नहीं करेंगे, टोटल सोलर इक्लिप्स इतना ज़्यादा रेयर होता है कि अगर एक किसी एरिया में टोटल सोलर इक्लिप्स देखा जाएगा तो एक प्रोबेबिलिटी है कि हर 400 साल बाद ही दूसरा सोलर इक्लिप्स जो टोटल होगा, मतलब पूरी तरह से सन कवर हो मून से, ऐसा देखा जाता है। 400 साल ये इसकी प्रोबेबिलिटी है। अब ये सोलर इक्लिप्स एक ऐसा इक्लिप्स था जिसके थ्रू हमने आदित्य L1 का भी बिहेवियर समझा। क्या आदित्य L1 को इस सोलर इक्लिप्स से कोई फ़र्क पड़ा या नहीं, आदित्य L1 है क्या, ये सारी चीज़ें आज हम जानेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। पहली क्लास दिस क्लास नॉट पहली तो हो ही चुकी है आपकी। टोटल सोलर इक्लिप्स इज रोज आदित्य L1 टू ट्रैक सन ड्यूरिंग डार्कनेस। पर आप जान के ये खुश होंगे कि हमें सन दिख ही रहा था आदित्य L1 के थ्रू, क्योंकि आदित्य L1 असल में लैग्रेंज पॉइंट 1 पे सिचुएटेड है। लैग्रेंज 1 या लैग्रेंजियन पॉइंट 1। लैग्रेंज पॉइंट 1 एक ऐसा पॉइंट है जो आदित्य L1 को एक अपर हैंड देता है, और सोलर इक्लिप्स लगे चाहे जो भी इक्लिप्स लगे, हम कंटिन्यूअसली सन को देख सकते हैं। ठीक है, तो ये आदित्य L1 को लैग्रेंज पॉइंट 1 में रखा गया है। 8 अप्रैल को ये सोलर इक्लिप्स लगा था, जो कि टोटल सोलर इक्लिप्स था। सोलर इक्लिप्स किस प्रकार का एक फिनोमेना होता है, ये तो हम लोगों ने स्कूल में पढ़ा था ना। एक बार यहाँ पे फिर से पढ़ लेते हैं। ये आपकी सन की रेज है जो अर्थ पे जा रही हैं। यहाँ आपका प्यारा अर्थ है। ठीक, अब अर्थ के अराउंड, अर्थ के ऑर्बिट, जैसे अर्थ क्या करता है, ये सन के अराउंड जो ऑर्बिट है उस पे रिवॉल्व करता है। इसी तरह मून का भी ऑर्बिट है, मून भी इस ऑर्बिट के अराउंड मूव करता है। और कभी कभी ऐसा होता है जब मून, सन और अर्थ एक स्ट्रेट लाइन में आ जाए, और ये एक बहुत ही रेयर फिनोमेनन है। इसे हम सिजिगी कहते हैं, सिजिगी। ठीक, ये एक ऐसा फिनोमेनन है, ये भी आप लिख लेना। when three heavenly bodies are aligned in a straight line, स्ट्रेट लाइन। तो यहाँ पे सन की जो रेज है अर्थ तक पहुँच रही थी, वो किसके द्वारा ब्लॉक कर दी जाती है, वो मून के द्वारा ब्लॉक कर दी जाती है। और इससे क्या होता है, इससे अर्थ के सरफेस पे मून का शैडो पड़ता है। तो ये याद रखना है कि अर्थ के ऊपर मून का शैडो पड़ रहा है। और ड्यूरिंग दिस पीरियड ऑफ टाइम हमको क्या दिखता है, जब टोटल सोलर इक्लिप्स होता है, पूरी तरह से ब्लॉक हो जाता है सन का व्यू बाय द मून। और ये कब होता है, सिजिगी के टाइम। सिजिगी क्या होता है, सिजिगी एक ऐसा फिनोमेनन होता है जब 3 हेवनली बॉडीज़ एक स्ट्रेट लाइन में आती हैं। क्योंकि जो मून है वो भी अर्थ के साथ रिवॉल्व कर रहा है, उसके ऑर्बिट पे रिवॉल्व कर रहा है। तो ऐसा सिचुएशन बनता है कि वो न्यू मून फेज़ के दौरान, जब हमको नाइट साइड ऑफ द अर्थ ये रहेगा ना, नाइट साइड पे मून नहीं दिखता है, वो न्यू मून फेज़ होता है। तो न्यू मून फेज़ पे हमको क्या दिखता है, ऐसे सोलर इक्लिप्सेस देखने को मिल जाते हैं। क्योंकि न्यू मून फेज़ में वो डे, सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन के डे लाइट की तरफ होता है। तो डे में तो चांद दिखेगा नहीं, क्योंकि ऑफ कोर्स क्या होता है कि सन की रोशनी इतनी ज़्यादा होती है, वो रिफ्लेक्ट नहीं करती है बैक फ्रॉम द मून, दैट इज़ वाई। तो इसीलिए यहाँ पे एक सिजिगी क्रिएट हो जाती है। ये जो टोटल सोलर इक्लिप्स था, ये इसी सिजिगी की वजह से बना। और इट लास्टेड फॉर, टोटल सोलर इक्लिप्स lasted for around 4 minutes and 27 seconds. 4 minutes and 27 seconds। पहली चीज़ तो ये। ठीक, दूसरी चीज़, it occurred in areas
ऑफ नॉर्थ अमेरिका कहाँ कहाँ देखा गया? एरियाज ऑफ नॉर्थ अमेरिका सच एज USA, कनाडा, मेक्सिको। अब क्या प्रोबेबिलिटी है कि ऐसा सोलर इक्लिप्स हमें फिर से देखने को मिलेगा? प्रोबेबिलिटी है कि वंस इन 400 हमें सेम क्षेत्र में ऐसा सोलर इक्लिप्स देखने को मिलेगा। मतलब सोलर इक्लिप्स फिर से कभी हो सकता है, बट नॉट इन द सेम प्लेस फॉर अनदर 400 ईयर्स। इंडिया में सोलर इक्लिप्स कब देखने को मिलेगा? ऐसा टोटल सोलर इक्लिप्स अभी काफ़ी डेकेड्स तक हमको ऐसा देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो एक और चीज़ याद रखनी है हमको कि सोलर इक्लिप्स, टोटल सोलर इक्लिप्स अकर्स इन अ न्यू मून डे और न्यू मून फेज। टोटल सोलर इक्लिप्स अकर्स इन अ न्यू मून फेज। क्योंकि ये सारे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस बनते हैं, इसीलिए आपको याद रखना है। अगर इंडिया की बात करें, इन इंडिया अ टोटल सोलर इक्लिप्स इज नॉट एक्सपेक्टेड फॉर नेक्स्ट डेकेड्स। अ टोटल सोलर इक्लिप्स is not expected in the next few decades. ठीक है, ये सारी चीज़ें स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आपके MPPSC में बना सकती है, इसीलिए मैंने आपको बता दिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास क्या है जानकारी लेने के लिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है जो मैंने आपको बताया, लैग्रेंज पॉइंट 1। क्योंकि आदित्य L1 लैग्रेंज पॉइंट 1 पे सिचुएटेड है, इसीलिए यहाँ पे इसको सोलर इक्लिप्स से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा। मून का ऑर्बिट आप देख रहे हैं, क्योंकि मून का ऑर्बिट यहाँ पे क्लोज है और मून के ऑर्बिट के बियॉन्ड हमारा आदित्य L1 है लैग्रेंज पॉइंट 1 पे, इसीलिए जो भी एक्लिप्स हुआ है उससे आदित्य L1 को कोई फ़र्क नहीं पड़ा। ये भी मैं आपको विस्तार में समझाऊंगी। अभी हम आदित्य L1 की बात कर लेते हैं। आदित्य L1 एग्जैक्टली है क्या? आदित्य L1 इंडिया की पहली स्पेस बेस्ड सोलर ऑब्जर्वेटरी है। तो ये सारी कुछ चीज़ें हैं, याद रखनी है। इट इज़ इंडियाज़ फर्स्ट स्पेस बेस्ड सोलर ऑब्जर्वेटरी। कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में या पिन पॉइंट में रखनी है। यहाँ मैंने क्या लिखा है? फर्स्ट स्पेस बेस्ड, यानी कि ये स्पेस में सिचुएटेड है, स्पेस बेस्ड है। दूसरी सोलर ऑब्जर्वेटरी। तो आपने ये भी नोटिस किया होगा, मैंने नहीं लिखा है कि इट इज़ इंडियाज़ फर्स्ट स्पेस बेस्ड ऑब्जर्वेटरी, क्योंकि स्पेस में जाके अगर कोई सैटेलाइट स्पेस को ऑब्जर्व कर रही है, वो हमने 2015 में ही लॉन्च कर दी थी। उसका नाम है एस्ट्रोसैट। ठीक है, तो यहाँ कंफ्यूज मत हो जाइएगा, यहाँ पे नोट लिख लीजिएगा। नोट, इंडियाज़ फर्स्ट स्पेस बेस्ड ऑब्जर्वेटरी, स्पेस बेस्ड observatory is AstroSat, which was launched in the year 2015. In the year 2015. अगर हम आदित्य L1 की बात करें तो आदित्य L1 को कब लॉन्च किया था? आदित्य L1 को लॉन्च किया गया था 2023 में। और इसका सिचुएशन कहाँ है? इट इज़ सिचुएटेड ऑन इन द लैग्रेंज पॉइंट 1। ठीक है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। इट इज़ सिचुएटेड इन द लैग्रेंजियन पॉइंट 1। अब लैग्रेंजियन पॉइंट 1 कितना दूर है? ये अर्थ से 1.5 मिलियन किलोमीटर्स अवे है। वाओ! इट इज सिचुएटेड approximately 1.5 मिलियन
kilometers away from the earth and it consists of 7 payloads. Payloads क्या होते हैं? जो अलग अलग फिनोमिनन्स पढ़ते हैं, जो भी वहाँ पे एक्सपेरिमेंट करते हैं हम, वो पेलोड्स के थ्रू करते हैं. कुछ साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो हम भेजते हैं ऐसी सैटेलाइट में, जो बेसिकली जिस गोल के लिए भेजे गए हैं वो वहाँ पे काम करेंगे. तो आदित्य L1 में, L1 का यहाँ मतलब यही है, लैग्रेंज पॉइंट 1. आदित्य L1 की बात करें, इट कंसिस्ट ऑफ 7 पेलोड्स. और ये क्या क्या पढ़ेगा? ये इट विल स्टडी द लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर ऑफ द सन. लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर ऑफ द सन. तो सन के पास क्या क्या लेयर्स हैं वो भी याद रखना है. क्रोमोस्फेयर, फोटोस्फेयर, कोरोना, क्रोमोस्फेयर, फोटोस्फेयर, कोरोना. कोरोना से संबंधी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ तो ये है कि भले ये आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द सन है, पर ये सबसे ज़्यादा गर्म है. अब ऐसा क्या हो रहा है कि सबसे ज़्यादा गर्म लेयर ऑफ दी सन कोरोना है, जबकि ये आउटर मोस्ट लेयर है. इसके एटमॉस्फेयर में ऐसी क्या चीज़ें हो रही हैं, या ऐसे कौन सी गैसेस कोरोना में प्रेजेंट है जो इसको गर्म कर रही हैं, तो इसको भी पढ़ेगा. साथ ही साथ लाइट स्कैटरिंग कैसे हो रही है, वहाँ पे सनस्पॉट कैसे क्रिएट हो रहे हैं, ये सारी चीज़ें भी आदित्य L1 पढ़ेगा. अब हम जान लेते हैं लैग्रेंज पॉइंट 1 के बारे में. यहाँ मैंने आपको बताया था लैग्रेंज पॉइंट 1 क्या होता है, इसको थोड़ा सा डेप्थ में समझते हैं. देखो, लैग्रेंज पॉइंट्स ऐसे पॉइंट्स होते हैं, हेवनली बॉडीज़ की ग्रेविटी से बनते हैं, और यहाँ पे अर्थ और सन के बीच में 5 लैग्रेंज पॉइंट्स हैं. यानी कि अर्थ की ग्रेविटी और सन की ग्रेविटी इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि ये हर ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ पुल करने की कोशिश करती है. जब ये हर ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ पुल करने की कोशिश करती है, आप अगर रबर बैंड लेंगे या फिर कोशिश करिए एक थ्रेड लीजिए, उसमें बीच में कोई भी एक ऑब्जेक्ट को स्विंग कर दीजिए, और जब आप उसे खींचेंगे ऐसे ना, तो वो जो भी ऑब्जेक्ट होगा वो स्ट्रेट हो जाएगा. मतलब दोनों तरफ से पुल फैक्टर्स आ रहे हैं, जिसकी वजह से वो ऑब्जेक्ट जो है एक जगह स्टेबल हो गया है, स्थिर हो गया है. यहाँ पे भी वही चीज़ हो रही है. अर्थ की ग्रेविटी भी स्ट्रॉन्ग है, सन की ग्रेविटी भी स्ट्रॉन्ग है, जिसकी वजह से ग्रेविटेशनल पुल हो रहा है. ग्रेविटेशनल पुल होने की वजह से L1 जो लैग्रेंज पॉइंट है वो एक पार्किंग स्पॉट की तरह दिख रहा है, जहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट आप भेजोगे वहाँ पे दोनों ग्रेविटेशनल पुल की वजह से वो स्टेबल एरिया दिख रहा है, और स्टेबल एरिया में जाने की वजह से वो लंबे समय तक वहाँ पे स्थित रह सकता है और लंबे समय तक वहाँ से स्टडी कर सकता है सन को. तो आदित्य L1 का यही एक फ़ायदा है कि पहली बात तो वो ऐसी जगह पे स्थित है जहाँ वो ग्रेविटी से खींचा नहीं चला जाएगा, नहीं तो सन इसको अपनी ग्रेविटी में पुल कर सकता है, अर्थ पुल कर सकता है. दूसरी चीज़, ये बार बार अपने आप को ऐसे नहीं, मतलब अगर हम बाकी किसी पॉइंट में इसको भेजेंगे तो बार बार ये अपना कोर्स करेक्शन करने की कोशिश करेगा. कोर्स करेक्शन यानी कि ग्रेविटी से पुल होते 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 यहाँ से कहीं और चला जाएगा, या फिर वहाँ से वहाँ चला जाएगा. बट लैग्रेंज पॉइंट 1 में क्या होता है, क्योंकि एक ही जगह पे पार्क है ये, इसको कहीं और जाने की ज़रूरत है नहीं ग्रेविटेशनल पुल की वजह से, इसीलिए इसमें फ्यूल भी कम लगेगा. और ये एक ऐसे स्पॉट पे है जहाँ पे कंटिन्यूसली ये सन को ऑब्जर्व कर सकता है. सन को ऑब्जर्व करने के लिए इसे किसी भी सोलर एक्लिप्स से डरने की ज़रूरत नहीं है. इसको यहाँ पे इसीलिए रखा गया था कि वो सन को बिना किसी डर के, बिना किसी सोलर एक्लिप्स, टोटल, एनुलर या किसी सोलर एक्लिप्स के आराम से ईजिली ऑब्जर्व कर सकता है. तो यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखनी है, लैग्रेंजियन पॉइंट्स क्या होते हैं. लैग्रेंजियन पॉइंट्स आर दोज पॉइंट्स विच आर क्रिएटेड बाय, these are points in space which are
created due to the gravitational pull of two heavenly bodies. ठीक, there are 5 Lagrangian points. There are 5 Lagrangian points between the Earth and the Sun. Aditya L1 is situated at the Lagrangian point L1. Aditya L1 is situated at Lagrangian point 1. It can get continued access. It can get continued visual access to the Sun. Visual access to the Sun. It is not impacted by any sort of Aditya L1 is not impacted by solar eclipses. Not impacted by solar eclipses as it is situated beyond the orbit of the Moon. Beyond the orbit of the Moon. However, Lagrange point 1 is unstable as compared to other points. However, Lagrange 1 is unstable as compared to other points. ठीक है, कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि अगर अनस्टेबल लैग्रेंज पॉइंट्स पे आपकी स्पेस क्राफ्ट पार्क हो तो वो अपना कोर्स बदल भी सकती है, क्योंकि ग्रेविटी पुल सन को ऑब्वियसली अर्थ से ज़्यादा है, जिसकी वजह से बार बार इसको अपने थ्रशर्स यूज़ करके अपना फ्यूल इस्तेमाल करके वापस से उस क्षेत्र में जाना होता है। हाउएवर सोलर इक्लिप्स से भले ही इसको ज़्यादा असर ना पड़ा हो, किसको, आदित्य L1 को, पर उस समय लाइट स्कैटरिंग जो हो रही थी, जिस तरह से लाइट एनवायरनमेंट में स्कैटर हो रही थी, उसको ज़रूर इसने स्टडी किया है। इसने सन स्पॉट साइकिल को स्टडी करने का भी एक बहुत बड़ा जिम्मा उठाया है। तो इतने सारे कार्य करेगा कौन? इतने सारे कार्य करेगा बेचारा आदित्य L1। आदित्य L1 अगर मैं आपसे पूछूं कि किसका मिशन है, तो ये भी आपको बताना होगा आदित्य L1 इसरो का मिशन है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का मिशन है। तो यहाँ पे अगर आपको माइंड मैपिंग करनी होगी तो बहुत सारी चीज़ें याद रखनी है कि 5 लैग्रेंजियन पॉइंट्स है, आदित्य L1 लैग्रेंज पॉइंट 1 पे है। जब जब 2 हेवनली बॉडीज़ बहुत बड़ा ग्रेविटेशनल पुल करती हैं तो अपनी तरफ उस पर्टिकुलर पॉइंट को खींचने की कोशिश करती हैं, क्योंकि ग्रेविटी ज़्यादा है, जिसकी वजह से ये 5 पार्किंग स्पॉट्स हमें देखने को मिल रहे हैं। लैग्रेंज पॉइंट 1, 2, 3, 4, 5। लैग्रेंज पॉइंट 1 अनस्टेबल है एज़ कम्पेयर टू अदर्स। ठीक है, 2 स्टेबल पॉइंट्स हैं, 3 अनस्टेबल पॉइंट्स हैं। ठीक है, अगर स्टेबल पॉइंट्स की बात करूं तो 4 और 5 ये दोनों स्टेबल हैं, मतलब यहाँ बहुत लंबे समय तक आप कोई भी चीज़ पार्क कर सकते हैं, वो वहीं पे रहेगी। और कुछ है जो अनस्टेबल हैं, L2, L1 और L3 भी अनस्टेबल है। एक बहुत ही अच्छी थ्योरी बताती हूँ। सब कहते हैं यहाँ पे एक L1 पॉइंट है, ठीक है, यहाँ पे एक L3 पॉइंट है। अब यहाँ पे L1 पॉइंट जो है वो सन और अर्थ की ग्रेविटी पुल से बन रहा है। सिमिलरली ऐसा माना जाता है, ये काफ़ी सारी बुक्स में भी लिखा गया, एक फैंटेसी थ्योरी है कि यहाँ कोई ना कोई और हेवनली बॉडी तो होगी, जिसकी वजह से
भी यहाँ पे एक लैग्रेज पॉइंट बन रहा है, क्योंकि सन और अर्थ के बीच में एक बन रहा है, तो यहाँ पे भी तो कोई बॉडी होगी जो ग्रेविटी से खींच रही है, और यहाँ पे भी एक लैग्रेज पॉइंट बन रहा है। तो यही सबसे बड़ा एक क्वेश्चन आजकल चल रहा है कि ऐसी कोई हेवनली बॉडी है जिसको अगर हमने ढूंढ निकाला, हो सकता है जैसे अर्थ हैबिटेबल है, यहाँ पे लोग रह रहे हैं, यहाँ पे सिमिलरली अर्थ की तरह भी एक बॉडी हो जो हैबिटेबल है, जिस पे जाके रहा जा सकता है। ये सारी साइंस फिक्शन की एक कहानी है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार से PSLV रॉकेट ने, याद रखना है एक और चीज़, PSLV रॉकेट लेके गया था किसको, आदित्य L1 को, क्योंकि कभी कभी MPPSC या अगर आप UPSC दे रहे हैं रॉकेट्स के बारे में भी पूछता है। तो PSLV रॉकेट लेके गया था, कहाँ से लेके गया था, सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा से लेके गया था। ये सारी चीज़ें बाकी जो लिखी हैं वो मैंने आपको बता दी है, अब तो वहाँ पहुँच ही गया है। तो वाई डज एन एक्लिप्स ऑफर अ गुड अपॉर्चुनिटी टू स्टडी द सन, L1 के द्वारा नहीं, आप अगर कोरोना को पढ़ना चाहें जो कि आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द सन है, उसको पढ़ने के लिए सबसे ईजी हमें पॉइंट्स कब मिलते हैं, जब सोलर एक्लिप्स लगता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान देनी होगी। यहाँ पे कोरोना इज विजिबल टू द नेकेड आई, विजिबल टू द नेकेड आई ड्यूरिंग a total solar eclipse, during a total solar eclipse, and it also gives the scientists to use their telescope, it also gives the scientists to use their telescope in understanding their telescopes in understanding the corona, which is the least known or least understood layer of the atmosphere of the sun, which is the least known and understood layer of the atmosphere of the sun। मतलब इसको हम ज़्यादा जानते नहीं हैं as compared to other layers। अब ड्यूरिंग टोटल सोलर एक्लिप्स कुछ इस प्रकार का दिखता है। ये आपके सन का एरिया है। जब टोटल सोलर एक्लिप्स हुआ तो इस तरह से मून जो है अर्थ और सन के बीच में आ जाता है। ये मून बना रही हूँ मैं। कोरोना जैसे कि मैंने कहा आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द सन होता है, और ये सबसे कम समझ में इसलिए आता है क्योंकि हमें पता ही नहीं कि ये आउटर मोस्ट लेयर होने के बावजूद सबसे ज़्यादा गर्म क्यों रहता है, ऐसा क्या हो रहा है इसके आउटर मोस्ट लेयर पे। और ये नॉर्मल डेज पे नेकेड आई में विजिबल रहता ही नहीं है, प्लस टेलीस्कोप से भी इसको पढ़ना थोड़ा मुश्किल है। बट ड्यूरिंग टोटल सोलर एक्लिप्स क्या होता है, कोरोना की जो लेयर होती है हमको बहुत ईजिली शो होती है, और ये कुछ इस तरह की दिखती है। ये आउटर मोस्ट लेयर कोरोना है जो कि हमें नेकेड आई से भी दिख जाती है और साथ ही साथ हमें टेलीस्कोप से भी दिखेगी, ठीक है। तो आउटर मोस्ट लेयर जो कोरोना की होगी वो हमको इसमें दिख जाएगी, ठीक है। और इसको इजीली पढ़ पाएंगे टेलीस्कोप से साइंटिस्ट। और उस ड्यूरेशन में किस अन्य प्रकार की चीज़ें हो रही होती है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट बेसिकली किया गया है ड्यूरिंग दिस सोलर एक्लिप्स बाय आदित्य L1। ज़्यादा कुछ नहीं हुआ है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देख लेते हैं कि विल आदित्य L1 हेल्प इन द स्टडी ऑफ द सन। ये इसका आंसर बिल्कुल क्लियर है। आदित्य L1 इज़ नॉट एट ऑल इम्पैक्टेड, is not impacted by the total solar eclipse, by the total
सोलर एक्लिप्स। क्यों? बिकॉज it is located at the Lagrange 1, which is beyond the orbit of the orbit of the moon. Hence the light scattering phenomenon has been studied by Aditya L1. The light scattering phenomenon has been studied by Aditya L1. आदित्य L1, ठीक है। तो वो मैंने आपको डायग्राम दिखा ही दिया था लैग्रेंज पॉइंट 1 का। चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं। ये क्वेश्चन है जो आपको सॉल्व करना है। आदित्य L1 सोलर मिशन वाज लॉन्च्ड, कब लॉन्च किया था? एक 2021, 2022, 2023, 2020। तो इसका आंसर आप करेक्टली मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। इसके साथ आज की क्लास ख़त्म होती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।